मैं हूं ब्रज और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स बिहार बोर्ड। चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहला शब्द है प्रकाश। तो हम लोग प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए अगर रात का वक्त हो और कोई प्रकाश नहीं हो या बंद कमरे में प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण प्रकाश किरण का परिभाषा है प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। मान लीजिए यह कोई प्रकाश किरण है जो सीधी रेखा में गमन कर रही है और हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के बारे में और भी बातें बताई गई है, जैसे प्रकाश विवर्तन के बारे में बताई गई है, जिसका चर्चा बड़े क्लास में की जाएगी। यह केवल क्लास 10th का क्लास है, तो यहाँ इतना ही है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या वस्तु प्रकाश है, वस्तु है और छाया है। ये तीन बात हमें पहले समझना है। एक प्रकाश, इसके बारे में जिक्र हो गया। इसके बाद है वस्तु, जिसको हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। और तीसरी बात हो गई छाया। ठीक है। अब प्रकाश वाली वस्तु के बारे में हम लिखेंगे। वस्तु को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है पारदर्शी, वैसे वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच एक पारदर्शी वस्तु है।
दूसरा है अपारदर्शी, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। तीसरा है पारभासी, पारभासी, जिसके हम एक तरफ से दूसरी तरफ धुंधला सा देख पाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो सकता है। घिसा हुआ कांच। तो प्रकाश, वस्तु और छाया। अब छाया के बारे में कैसे हम लोग बोलेंगे, उसके लिए ऐसा देखिए, मान लीजिए ये कोई मोमबत्ती है और उसके प्रकाश के दिशा में कोई पुस्तक हम लोग रखते हैं, जिसकी वजह से सामने के दीवार पे इस किताब की छाया बनती है। तो इसको हम लोग खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि रात में प्रकाश के किसी भी, जैसे बल्ब के सामने भी अगर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का छाया हम प्रकाश के दिशा में देख सकते हैं। जहाँ पे प्रकाश अवरोध होता है, रुकता है, तो आप उसके सामने देख सकते हैं उसका छाया या प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब यही तीन चीज़ें हैं, एक प्रकाश, दूसरा है वस्तु और तीसरा है छाया, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही क्या है, प्रकाश चैप्टर है हमारा, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद हमें प्रकाश का परावर्तन के लिए दर्पण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दर्पण। तो आप लोग दर्पण से तो परिचित होंगे, जैसे घर में जब हम लोग कंघी करते हैं उस समय सामने दर्पण के सामने हम लोग सामने से रहते हैं और कंघी करते हैं। इसका साधारण नाम जो होता है आम भाषा में उसको बोलते हैं, दर्पण को आईना बोलते हैं, और भी जगह जगह पे उसका अलग अलग नाम हो सकता है। तो दर्पण के दो प्रकार हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब दर्पण के बाद अब हम लोग को पहला एक पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो इसको हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह कोई M और N एक समतल दर्पण है। इस पर एक प्रकाश किरण पड़ती है और ये परिवर्तित हो जाती है। तो
ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है, इसको हम P बोलते हैं, और इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो आपतित किरण है जो इस पे पड़ती है आपतन बिंदु पे, ये है आपतित किरण। ये है अभिलंब। और ये जो किरण परावर्तित हुई है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। देखिए साधारण भाषा में बताएंगे कि हमें इस जो हमने चित्र बनाया है इसको ही केवल समझना है। फिजिक्स में याद करने जैसा कुछ नहीं है, केवल समझना है। जैसे यह कोई किरण है, वो दर्पण के अभिलंब बिंदु पर पड़ती है। ये जो किरण है ये है आपतित किरण, और ये किरण वापस जा रही है, लौट रही है, ये है परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में जो ये हमने बनाया ये है अभिलंब। अभिलंब 90 डिग्री का ही होता है, 90 डिग्री का, ये है अभिलंब। अब हम देखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, ये कोण आई है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलेंगे आपतन कोण। और ये है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब इसको प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं? नियम एक है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा जो बोलते हैं इसके नियम वो है आपतित किरण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। इसे आप समझ गए? मैं फिर वो एक ही बात बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में केवल समझना है, इसको हिस्ट्री की तरह या अन्य विषय की तरह रटना नहीं है, सबसे पहले समझना है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका ट्रिक क्या है, तरीका क्या है? सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बनाएंगे और उस पर बना के एक आपतित किरण बनाएंगे और फिर वो परावर्तित किरण, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब बिल्कुल आपतन बिंदु के पास ही बनाएंगे। और नियम क्या बोलता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनते हैं
वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अब हम लोग सविस्तार पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण का हमने बताया कि दर्पण एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का दो प्रकार है। कौन कौन है? वो एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आपको ये तीन नाम याद रखना है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसके बाद कुछ इनके टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, वो देखिए। अवतल दर्पण, तो हम बता दें कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण एक गोले का भाग है। तो उसके लिए पहले हम एक गोला बनाते हैं या वृत्त बनाते हैं। आपने वृत्त में पढ़ रखा है कि वृत्त का एक केंद्र होता है सी, केंद्र को सी से बोलते हैं, और ये केंद्र और ये जो परिधि के बीच जो है टच करता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं आर। अब इसको हम लोग यहाँ ध्यान रखिए। ये है पी, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद है ये सी है, जो जैसे वृत्त का ये जो केंद्र था उसी तरह ये केंद्र है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है। ये Q से P है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये जो पृष्ठ है जो अंदर की ओर है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए इस चित्र को फिर से हम दोबारा बताते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो अंदर की ओर दबे होते हैं या अंदर की ओर होते हैं। इसका परिभाषा हो गया अवतल दर्पण का कि इसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे होते हैं। और इस गोले का ये जो आप देख रहे हैं, ये मध्य का भाग है, ये है ध्रुव P, और ये केंद्र है जो दर्पण से बाहर का भाग है, ये केंद्र है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और P, ये जो ध्रुव है, इसके बीच की दूरी है
उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये Q और P, ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये अभी प्रारंभिक चैप्टर है, अध्याय है। तो यहाँ पे हमें जो भी मुख्य जो परिभाषा के शब्द हैं उसको हमें विस्तार से बताना होगा, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर शुरू होगा वहाँ पे फिर हमें इन्हीं सब परिभाषा, इन्हीं सब नाम का फिर लगातार उपयोग करना है। तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उससे बेहतर है अभी मैं बिल्कुल स्लोली इसको हम 1 बाय 1 बता रहे हैं। अब यहाँ जैसे ये वृत्त का भाग हमने बताया, तो जैसे ये वृत्त है, अब इसी तरीके से वृत्त का एक हिस्सा जो है अवतल दर्पण में हो गया। अब दूसरा जो हम लोग लिखेंगे वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जैसे हम ये वृत्त बना लेते हैं, तो जब ये भाग हम लोग, ये है परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसके हम यहाँ से इस भाग को रंजित कर रहे हैं, कलर्ड कर दे रहे हैं। अब ये भाग है परावर्तक पृष्ठ। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। इसका परिभाषा होगा उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। अब ये हमने अवतल दर्पण का भी परिभाषा दे दिया और उत्तल दर्पण का भी परिभाषा दे दिया। अब इन दोनों में अलग अलग अंतर है। जैसे आप अवतल दर्पण के उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं, स्टील का चम्मच ले लीजिए। उसके उभरे हुए भाग जब हम चम्मच को ऐसा बनाते हैं, ये फूल फूल जैसा बना देते हैं, ठीक है, चम्मच लिखते हैं। तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर है, तो ऐसा इसको हम लोग बोल देंगे अवतल दर्पण, और इस साइड को बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब आप चम्मच के जो अंदर की ओर धंसा हुआ एरिया है, उधर की तरफ करके अगर आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो आपका तस्वीर कुछ अजीब सा बनेगा। और ठीक आप इसके चम्मच को उभरा हुआ साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका तस्वीर थोड़ा अजीब बनेगा, मतलब समतल दर्पण जैसा नहीं बनेगा। तो ये अलग अलग खासियत है दर्पण का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप लोग खुद से भी इस चैप्टर को पढ़िए और पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। हम भी इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स से बताएंगे कि अवतल दर्पण में कैसा बनता है, अलग अलग कंडीशंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही उत्तल दर्पण में अलग अलग कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है, और दोनों का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।